अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज प्रोग्राम में बात करेंगे इंटरफेथ हारमनी के हवाले से। बहुत इस तरह के मनफी अवामिल देखने को मिले, मसलन तालिबान, अलकायदा, दाइश, जिनकी वजह से मुसलमान की आलमी सतह पर मनफी इमेज उभर कर सामने आया। अब इसका मुकाबला किस तरह करें और साथ में पाकिस्तान में बतौर एक शहरी जो अक़लियतों के साथ हम ताल्लुकात एंजॉय करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी डिस्क्रिमिनेशन का मुकाबला किस तरह किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं और हमारे साथ बिशप इरफान जमील साहब भी हैं लाहौर से। बिशप साहब, वेलकम। अच्छा जनाब, अगर हम इसको, क्योंकि ये जो मौजू हैं काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं, अगर हम शुरू करें इस एक सवाल से कि जो हमें माशरे में अदम बर्दाश्त में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, उसके क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौजू आपने मुंतखब किया। इसकी कई वजूहात हैं जिनकी वजह से इंटॉलरेंस बढ़ रही है, और इसकी इंटॉलरेंस की जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो सिर्फ यानी रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं देखने की ज़रूरत। ये एक सोशल इशू है। मसलन ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम रुकना नहीं चाहते, किसी क्यू में हम खड़ा नहीं होना चाहते, छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स है, उन डिस्प्यूट्स पे ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है जिसमें किसी को मार दिया जाता है, किसी को ज़ख्मी कर दिया जाता है, और ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसी तरह यानी पूरी सोसाइटी के अंदर जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो एंग्जाइटी है, हेट्रेड है और इंटॉलरेंस है, ये सारे ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं और मैं समझता हूँ कि इन तमाम वजूहात का एनालिसिस करते हुए हमें इसकी रेमेडी तलाश करनी चाहिए, और इसकी रेमेडी में इंटरफेथ रिलेशनशिप बहुत अहम है। लेकिन इंटरफेथ रिलेशनशिप किस तरह रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, इसमें एक रुकावट है, और वो रुकावट है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसपरसेप्शंस। और ख़ास तौर पे हम अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारी मिसपरसेप्शंस नॉन मुस्लिम्स को हैं, और इसी तरह बहुत सारी मिसपरसेप्शंस मुसलमानों को नॉन मुस्लिम्स के हवाले से है। रियलिटी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसपरसेप्शंस जो हैं उन्होंने बहुत सी इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंटरफेथ को एग्जिस्टेंस को काफ़ी चैलेंज दरपेश है हमारी सोसाइटी में। तो हमें इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अहम रोल हमारे रिलीजियस लीडर अदा कर रहे हैं। उनके रोल को मज़ीद इफ़ेक्टिव किया जा सकता है। अगर इसी पे मैं बिशप साहब से यही सवाल कर लूँ। जनाब, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, लेकिन जब हम इंटरफेथ हारमनी की बात करते हैं बिशप साहब, तो ये बताइएगा कि वो कौन से तामीरी इक़दामात लिए जा सकते हैं। और साथ में आपको ज़रूर मालूम होगा 2014 में चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का फैसला भी आया था इसी मौजू पे, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन पर पूरी तौर पर वज़न दिया गया था। तो शायद उसकी भी अमल दरामद में कुछ रुकावटें देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। और जब हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों को जो ग्रास रूट लेवल है उस पर देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंटरफेथ से हमारी मुराद क्या है, और फिर हार्मनी से हमारी मुराद क्या है। अब ये बात जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सी मिसकंसेप्शन है, वो हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर हम सोचते हैं कि सारे लोग एक ही बात पे मुत्फिक हो जाएंगे, सारे लोग एक ही काम करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसी वजह से तो सारे लोग मुख्तलिफ है ना। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से पहलू हमारे मुश्तरका हैं जिस पे सब लोग मुत्फिक हैं, कहाँ मोहब्बत प्यार बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ाएं, और जो इख्तलाफात हैं जहाँ समझने की ज़रूरत है वहाँ हम उन चीज़ों को समझें कि ये बातें क्यों हैं।
अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो बड़ा अच्छा फ़ैसला है और उसमें काफ़ी बातें हैं जिसकी तरफ तवज्जो दी गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि थ्योरी के तौर पे तो हम मज़हब के बारे में सारी बातें जानते हैं। दूसरी चीज़ें हमें ये देखना है कि जिस जगह पर हम ज़िंदगी बसर करते हैं वहाँ पर इन सारी बातों को किस तरह हम अमली तौर पे ला सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उसमें जो घर है और स्कूल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें अपने घरों में बच्चों को तालीम सिखाने की ज़रूरत है कि क्या मज़हब है और किस तरह हमने इसको आगे लेकर चलना है। फिर हुकूमती सतह पे उसकी बात है स्कूल और कॉलेजेस में। और जब बंदा स्कूल जाता है तो हर बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है कि जब वो स्कूल में दाखिल हो जाता है तो वो सिर्फ़ एक स्टूडेंट है। हर उस्ताद जो स्कूल में पढ़ाता है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि वो उस्ताद है, बाकी चीज़ें पसे पर्दा है, और ये जानना है कि हमने मिलजुल के आगे कैसे काम उसको करने की ज़रूरत है। और फिर मैं इसमें यह भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, इंटरफेथ को समझने की ज़रूरत है। जो लोग इसकी तह तक जानते हैं उनको इस सतह में आगे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। फसी भाई आपका भी सवाल। ज़ियाउल हक साहब, एक सवाल ये भी आता है कि अक्सर हम कहते हैं कि दुनिया भी ये कहती है मुसलमानों के बारे में, और हमने देखा है किसी हद तक चौधरी निसार ने भी रिसेंटली ये बात की थी कि ये जो हमारे मसाइल हैं ये 1400 साल से यही चल रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग ये शायद भूल जाते हैं कि ये ख़ास किस्म की नफ़रतें आई हैं, ये एक मॉडर्न फिनोमेना भी है। तो आप ज़रा अगर इस पर ज़रा रोशनी दे दें। जी, ये देखें, कुछ प्रॉब्लम्स तो हिस्टोरिकल हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम रीसेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। रिसेंटली ये 1960s में मसलन ये एक मूवमेंट आई कि इन मॉडर्न लाइफ रिलीजन का कोई रोल नहीं है और सेकुलरिज्म इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटीज़। लेकिन उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये हमें व्हाट का जवाब तो देते हैं, जहाँ पर वाई का जवाब है वो हमें फेथ में मिलेगा, रिलीजन में मिलेगा। इसका मतलब है कि इट हैज़ टू प्ले इट्स रोल इन दी पब्लिक स्क्वायर। लेकिन रिलीजन पब्लिक स्क्वायर में रोल कैसे प्ले करे? रिलीजन या फेथ पब्लिक स्क्वायर में रोल टॉलरेंस की बेस पर प्ले कर सकता है, इनटॉलरेंस की बेस पर रिलीजन अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं यहाँ 2-3 बातें और अर्ज कर दूँगा। एक तो सबसे पहली बात ये कि इंटरफेथ रिलेशंस को हमारी फेथ में, हमारे ईमान में और हमारी लीगल ट्रेडिशन, शरिया की लीगल ट्रेडिशन में कैसा देखा जाता है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसको लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बतौर मुसलमान जब हम कहते हैं अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरी रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, और अगर हम उनको लेजिटिमेट तस्लीम ना करें तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है कि इंटरफेथ डिफरेंसेस को किस तरह हम बतौर डाइवर्सिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि नॉन मुस्लिम्स का इस्लामिक सोसाइटीज़ और पर्टिकुलरली प्रेजेंट इस्लामिक सोसाइटी जैसे पाकिस्तान है, और हिस्टोरिकली नॉन मुस्लिम्स ने इस्लामिक सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन में क्या रोल अदा किया, ये चीज़ें अगर हम हाईलाइट करें तो इसके ज़रिए से हमें पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट जो है इंटरफेथ रिलेशनशिप बेहतर करने में मदद मिलेगी। अभी बिशप साहब ने जो बात की, मैं उसको थोड़ा सा और उसकी वजाहत करूँगा कि हमें इस वक्त जो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए चैलेंजेस हैं, मसलन जब एक नॉन मुस्लिम बच्चा स्कूल में जाता है, मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा या किसी ख़ास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों की बात नहीं कर रहा, इवन जो हमारे इंग्लिश मीडियम एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी उन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, और दूसरे बच्चे सिर्फ ये समझते हो कि भी ये ईसाई है या किसी और इसका स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ है तो उसके साथ दोस्ती करनी नहीं करनी, इस किस्म की चीज़ें जो हैं बहुत सारी मिसपरसेप्शंस की वजह से वो बच्चों तक फैल गई हैं और उससे हेट्रेड और इनटॉलरेंस में इजाफा हुआ। हमें इसमें बहुत, यानी ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमानों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस तरह उनका मुल्क है,
इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले नॉन मुस्लिमों का भी मुल्क है, और उनकी मोहब्बत जो है पाकिस्तान से, उनकी मोहब्बत मैं रिसेंटली एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में गया और वहाँ के बच्चों ने कौमी नगमा गाया कि तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। वो ख़ुद भी रोए और हम सबको उन्होंने रुलाया। उन्होंने कहा कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए उतनी ही है जितनी किसी मुसलमान की, उतनी ही खालिस है, और हमारे फेथ का भी ये हिस्सा है कि हम पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए सेक्रीफाइस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारी दीनी तालीमात में नहीं है, हम उनको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं उस पर प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब वक्फा लेंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए मज़ाहिब के बीच बढ़ती खलीज को कम किस तरह किया जाए। हमारे साथ बिशप इरफान जमील साहब भी हैं। फसी भाई, आपने सवाल करना था। जी, मैं बस एक बात करना चाह रहा था कि जो डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की थी, मुझे याद आता है एक दफ़ा रेडियो पे एक लड़की ने हमें कॉल की थी, क्रिश्चियन लड़की थी। अच्छा। और वो बस यही कह रही थी कि मेरे स्कूल में दोस्त नहीं है, मैं क्लास में होती हूँ, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। और फिर हुआ ये कि नेक्स्ट डे किसी ने कॉल की कि हमने हमने कभी उनकी आवाज़ ऐसी नहीं सुनी, और फिर क्लास में लड़कियां ने उन्होंने रेडियो पे सुना और उनसे बात करते हुए। और एक लिहाज से कि आपके इतने अजम्पशंस होते हैं कि कभी न कभी बगैर सोचे अगर ये इन्फॉर्मेशन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ज़रा निकल के आए, एक लिहाज से उम्मीद ये भी रख सकते हैं कि ये शायद इतना मुश्किल ना हो रिवर्स करने में। होगा कुछ जगहों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो ज़रा किया जा सकता है। तो एक बिशप साहब, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता था कि हम देखते हैं कि अगर एक होता था इंग्लैंड में टेबट टेस्ट, उससे कहते थे कि जो पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी हो वो किसको सपोर्ट करता है, क्रिकेट मैच हो, इंग्लैंड को या पाकिस्तान को। तो जब हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस होते हैं, क्या जब कोई मसला होता है अमेरिका के साथ या किसी और ममालिक के साथ, हमने देखा है डेनिश वो सब कुछ, तो उस पर एक प्रेशर आ जाता है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पे जब वो समझते हैं कि ये बिल्कुल फुल सिटीजन्स ना हो। क्या ये आप महसूस करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि वो जो बात हम पहले मिसकंसेप्शन की बात कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा है। एक तो पहली बात ये है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही बसने वाले हैं ये बाहर की दुनिया के लोग हैं, ये मगरबी लोग हैं। लेकिन मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जड़ें पाकिस्तान में मगरब से नहीं हैं, बल्कि मुक़द्दस तूमा रसूल के वक्त से हमारी यहाँ पर जड़ें हैं। सो पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहीं मशरक़ के हैं। कभी आपको इत्फाक हो कैथेड्रल चर्च आइएगा, हमारे पास मुक़द्दस तूमा की स्लीव वहाँ पर मौजूद है, और ये जो मैंने जो पहनी हुई है ये भी उसी की तस्वीर है। सो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और बार बार हमें तो ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं उतने ही जितने गैर मसीही हैं। अब मसला ये है कि मसीहियों को यूरोप के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो बात अमेरिका में अगर होती है या यूरोप में होती है तो वो सोचते हैं कि मसीहियों ने ये दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा दिल जो है तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, हमारी चीज़ें हैं। और अगर आप तिब के मैदान में चले जाएं, तालीम के मैदान में चले जाएं, खेल के मैदान में चले जाएं, लॉ के मैदान में चले जाएं, तो जो पाकिस्तानी मसीही हैं उन्होंने बहुत से काम किए। वो इसलिए नहीं किए थे कि हमने किसी पे एहसान किया, क्योंकि हमारी अपनी मर्ज़ी थी और उस पर किया। पंजाब की आज़ादी के लिए भी देखिएगा, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक जो है उसको कबूल तो करती है। अफवाज में चौथ देख लें, सैसल चौधरी को देख लें, दूसरे लोगों को देख लें, लेकिन अगर ये निसाब का हिस्सा बन जाएं, ख़ानदानों में इस बात की बात हो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसकी आज़ादी में हिस्सा लिया है, तो ऐसी ही बात होगी। अब पाकिस्तानी के जो लोग हैं, पाकिस्तान जब इंग्लैंड में मैच के लिए जाता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सारे अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। अच्छा बिशप साहब, जो स्कूल्स में भी एक करिकुलम पढ़ाया जाता है, आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक बैनुल मज़ाहिब हारमनी
के लिए तामीरी है। और साथ में एक और भी सोच है जो हमारे एक ये खसूसी मुशीर कानून है, उन्होंने कहा था पिछले साल कि ये जो लफ्ज़ है अक़लियत, इसको भी शायद हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इस बात को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, वो कहते हैं कि जब तक आप कैटेगराइज नहीं करेंगे फ़र्क गिरोहों को और फ़र्क मज़ाहिब को, तो आपको उनके इंडिविजुअल मसाइल की समझ नहीं आ सकेगी। इससे भी सर आप मुत्तफ़िक हैं? मैं इससे ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप पहली जमात का सिलेबस उठा के देख लें, दूसरी का देख लें, वो पीस एंड जस्टिस वालों ने इस पर बहुत काम किया हुआ है और मेरी तालीम के महकमे के साथ लोगों से बात भी हुई है। किताबों में तस्वीर नज़र आती है। अब देखें ना कि हम सब पाकिस्तान में कौन बसते हैं, हम सब पाकिस्तान में मुसलमान हैं, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर ये बात भी लिखी जा सकती है कि अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन दूसरी कौमें भी बसती हैं। अब एक बच्चा जो मसीही है या हिंदू है या सिख है, वो क्लास में बैठा है तो वो घर जाके पूछेगा जी मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो मसीही या हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ मेरी किताब में ये बात लिखी हुई है। तो वो एक चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर कई जगह पे ऐसे लिखा है कि दूसरे लोग हैं वो काफिर हैं। ये किताबों का उसमें हिस्सा है जो तस्वीरें बनी हुई हैं। तो अब बच्चा जो है उसकी पहली तरबियत घर में है। 3 साल का बच्चा जो है वो अपना डिसीजन कर लेता है, लेकिन स्कूलों में कॉलेजों में हम बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे उनकी जहनीत जो है, दिमाग जो है वो पुख्ता होगा, तो वो उसके साथ चलेगा तो वो शुरू ही से ये एक तस्वीर जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वो खलीज बढ़ती है, कम नहीं होती है। अब अक़लियत और अक्सरियत की बात है, इसको किसी तरह से देख लें। अक़लियत की जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो कम तादाद में है, लेकिन हम मसीही और गैर मसीही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अहले इस्लाम से तल्लुक़ रखने वाले और दूसरे मज़ाहब के लोगों का वो जिक्र कर सकते हैं। हाँ, जिस बात पे हमारा ज़ोर है कि ईसाई काबिल कबूल नहीं है, उसकी जगह मसीही होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के पैरोकार हैं। तो मसीही लफ्ज़ जो है वो ईसाई की जगह इस्तेमाल होना चाहिए। किसी किसी जगह पे है, लेकिन किसी जगह पे ये चीज़ नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो निसाबी निज़ाम है और फिर जो स्कूलों में है इस तालीम को, अभी आप देखें कि ना सिर्फ मसीही तालिब इल्मों के साथ, लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी अब एक हाफ़िज़ कुरान है, उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एडमिशन के वक्त। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो तो हाफ़िज़ कुरान नहीं है, तो उनको तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ये भी एक मसला हो जाता है। तो इस तरह से ये इशू जो हैं, अब हुकूमत कोशिश कर रही है इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर उसके बाद देखें कि जो निसाब बनता है उसमें अगर वो दूसरे लोगों के लिए निसाब है तो कितने लोग हैं जो उसमें शरीक है। अब देखें इस्लामियात की जगह गैर मुस्लिमों के लिए जो सिलेबस है वो है सिविक्स का, इखलाकियात का, लेकिन पता नहीं जो इखलाकियात का सिलेबस बनाते हैं उनमें दूसरे लोग कितने उसमें शरीक हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक जी। फसी भाई जी, एक ज़हर हक साहब, एक सवाल ये भी होता है कि जब हम कभी ना कभी हम देखते हैं, हम हाईलाइट करते हैं कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम्पल हो जिसमें शिद्दत पसंदी हो या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, तो लोग कहते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे मानते हैं कि ये बुरी बात है, लेकिन आप इनको हाईलाइट ना कीजिएगा, इसमें हमारे डिविजन्स बढ़ जाते हैं। तो जब ये जवाब आपको आता है, आप क्या इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है कि क्या वो जो कह रहे हैं, हमारी एक सोच होती है कभी न कभी कि आप इस मसले का हिस्सा है। और साथ में सर अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट कर दूं, आपने देखा होगा कि जब फिरका वाराना हमले हुए हैं तो जो उनके विक्टिम्स होते हैं उनके मुतालिक कहा जाता है कि जी आप उनके फ़िरके को टीवी पे नुमाया मत कीजिए, क्योंकि सब के सब पाकिस्तानी हैं और इसकी वजह से फिर मज़ीद जो फ़िरका वारियत है वो माशरे में बढ़ेगी। तो क्या ये सोच रखनी चाहिए? देखें, बात यह है कि बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली जब आप बुराई का इस तरह ज़िक्र करते हैं तो वो प्रोपेगेट हो, लेकिन उसमें हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए। और जो हमारी प्रॉब्लम है हमारी, यानी यहाँ पे मैं इस्लामी सिविलाइजेशन की पिछले 300 साल का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 चीज़ें हमारे यहाँ बहुत राइज पा गई। एक ये कि हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे प्रॉब्लम है वो कॉन्स्पिरेंसी है हमारे ख़िलाफ़। इस यानी सोच का नतीजा ये कि हम समझते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमें तो कुछ नहीं करना, ये तो हमारी ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेंसी हुई है तो बस वही ज़िम्मेदार है। दूसरा हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है परफेक्शन का। देखें, दीन परफेक्ट है, दीन की तालीमात परफेक्ट है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारा अमल परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमें इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं
उसमें बहुत ही सोच समझ के उसमें बहुत सारी अच्छी जो ट्रेडिशन का हिस्सा है चीज़ें वो हाईलाइट करनी चाहिए। मसलन हमने कितने लोगों को ये बताया कि मिसाक मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नॉन मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया, उनको इस्लामी माशरे का हिस्सा बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो हिस्सा हमने कितना हाईलाइट किया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहियों का इस्तकबाल किया, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको ख़त लिखे, और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का वो हिस्सा हमने कितना हाईलाइट किया जो इस चीज़ पर मुश्तमिल है कि किस तरह ये नॉन मुस्लिम्स में इस्लामी सिविलाइजेशन की तरक्की के लिए काम किया। पहली 3 सदियाँ मुसलमानों की, पहली 3 सदियों में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो गैर मुस्लिम थी, लेकिन वो मेजॉरिटी जो है दे वर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इसी तरह ऐसे मुसलमान माशरे जैसे ऑटोमन मुस्लिम्स हैं या स्पेन के मुस्लिम्स हैं, वहाँ मुस्लिम्स ने इतनी टॉलरेंस रखी हुई थी कि जब नॉन मुस्लिम्स को किसी दूसरी जगह प्रॉब्लम होती थी तो वो उन मुसलमान माशरों में आते थे। वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हमने किसी दूसरे के सामने पेश नहीं किया, किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं किया। और एक और जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, हमारे स्कूल मुस्लिम नॉन मुस्लिम को तो छोड़िए, इस वक्त सेक्ट की बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं। सेक्ट की बुनियाद पर हमारे स्कूल तकसीम हो रहे हैं। मैं उन स्कूलों की, मैं दीनी मदारस के नहीं स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो ज़ाहिर मॉडर्न स्कूल हैं। सेक्ट की बुनियाद पर हमारे टीवी चैनल्स बन रहे हैं, सेक्ट की बुनियाद पर न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं। जब मुसलमानों के अंदर इतनी डिवीज़न बन जाती है तो फिर नॉन मुस्लिम डिवीज़न जो है उसके लिए इंटॉलरेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें ज़रूरत इस बात की है, यानी एक नेशनल स्ट्रेटजी के तौर पे आगे बढ़ने की ज़रूरत ये है कि हम डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी में तब्दील करें, इख्तलाफात को तनव्वु में तब्दील करें, और हम इस तरह अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की दौलत नौजवान है, 60% यंग पॉपुलेशन है। हमने अगर उस यंग पॉपुलेशन को कंस्ट्रक्ट ना किया तो दे विल बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज नॉट द ऑप्शन। सो एक ही ऑप्शन हमारे सामने है और वो ऑप्शन ये है कि कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान सबका है। जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता है तो हर पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान है या किसी और मजहब का पैरोकार है, वो उतना ही जज्बा रखता है, उतना ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। इसलिए पाकिस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह बनाना है जिसका हर फूल अपनी रंगत रखता है, अपनी खुशबू रखता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो एक पाकिस्तानी बूके का हिस्सा है जो कि टॉलरेंस पे मबनी एक जदीद माशरे की बुनियाद हो सकता है। बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने। बैनुल मज़ाहिब हारमनी आज की एक अहम ज़रूरत है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी माशरे में अदम बर्दाश्त के इजाफे की। डॉक्टर साहब, आपने बहुत मैं समझता हूँ खूबसूरत मिसाल दी है हमारे वो माजी के भी और बैरूनी कुछ क़ुव्वतों की, जहाँ बर्दाश्त को पूरे तौर पे एक रुझान समझा जाता था। लेकिन आज जब कोई मगरबी स्कॉलर हैं, और आपको पता है उनका भी एक अब उस तरह का नज़रिया पक्का होता जा रहा है 9/11 के बाद कि जी ये तो एक क्लैश है सिविलाइजेशंस के आपस का और इसको कोई चीज़ रोकी नहीं जा सकती। जब वो कहते हैं कि जी तस्वीर का दूसरा रुख दाइश है या अलकायदा है या तालिबान है, जहाँ एक ख़ास तरह की लिटरल, टेक्सचुअल और इंतहा पसंद सोच है, तो उसको क्या जवाब दिया जाए? देखिए, ये जो इंतहा पसंद, चाहे वो वेस्ट के हों चाहे वो हमारे मुसलमान माशरों के, उन दोनों की सोच एक है, उन दोनों का हदफ एक है, ठीक है, और उन दोनों के आर्गूमेंट्स एक हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मसलन जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एंटी वुमेन है, ये मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। और उनका आर्गूमेंट क्या होता है? उनका आर्गूमेंट एक्सट्रीमिस्ट के वो एक्शंस होते हैं जिसमें वो नॉन मुस्लिमों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते हैं या औरतों के स्कूलों को चलाते हैं।
वो नॉर्मेटिव इस्लाम या कुरान और सुन्नत से उसकी एग्जाम्पल्स नहीं लेते, वो एक्सट्रीमिस्ट जो कि बहुत ही लिमिटेड हिस्सा है मुसलमान माशरों का, उनकी एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट, दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनका एक ही हदफ है, और वो हदफ ये है कि हेट्रेड की इतनी प्रीच की जाए, हेट्रेड को इतना आम किया जाए कि दुनिया में अमन तबाह बर्बाद हो जाए, अमन ना रहे और उसके नतीजे में फसाद बर्पा हो जाए, और फसाद के नतीजे में फिर उनके जो भी मकासद हैं वो उसको हासिल कर सकें। इस हवाले से ये मुसलमान माशरों के अंदर भी सोच पाई जाती है, गैर मुस्लिम माशरों के अंदर भी ये सोच पाई जाती है। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमें नफ़रत को कम करना है, हेट्रेड को कम करना है, और हमें बर्दाश्त के जज्बात को आगे बढ़ाना है। मैं आपको मसलन मैं फुलब्राइट स्कॉलर के तौर पे एक साल अमेरिका में सीनियर प्रोफेसर के तौर पे रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो मजहबी इबादत गाहें वो एक ख़ास एरियाज़ में हैं। जुमे के दिन जितने चर्च हैं वो अपने दरवाज़े खोल देते हैं ताकि मुसलमान अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर सकें। जिस वक्त मुसलमानों, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिस वक्त मुसलमान स्पेन से निकले तो मुसलमान उलमा ने निकलते हुए वहाँ के ईसाइयों से कहा कि हमारी मस्जिदों में इबादत करना। आज आपको यूरोप और अमेरिका में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि चर्च, अगर किसी ने चर्च बेचना हो तो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों को बेच दो ताकि वो मस्जिद बना लें, इबादत गाह रहे, इसमें अल्लाह की इबादत होती रहे। तो इस किस्म की जो मिसालें हैं उसको हमें आम करने की ज़रूरत है, और हमारे सामने इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। ख़ुद उस माशरे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था उसमें गैर मुस्लिम मौजूद थे, वो बड़ा अहम कंस्ट्रक्टिव रोल उस माशरे के में अदा करते थे। मुसलमान आर्मीज़ में हमेशा से गैर मुस्लिम मौजूद रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी में मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अहम खिदमात दी हैं, और वो पाकिस्तान के लिए ज़ख्मी होते हैं, पाकिस्तान के लिए शहीद होते हैं, पाकिस्तान के लिए उसी तरह वो जज्बे के साथ पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं जिस तरह हमारे मुसलमान भाई करते हैं। यानी फसी भाई इंतहा पसंद होता है, चाहे मगरब से ताल्लुक़ रखे चाहे मशरक से। आप बिशप साहब से शायद कोई सवाल कर रहे थे। एक्चुअली अच्छा डॉक्टर साहब, ये था कि आपने एक बात की कि उनके भी इंतहा पसंद होते हैं, और उनके काफ़ी लोग होते हैं जो उन्होंने एक वन साइडेड पिक्चर, बिल्कुल प्रेजुडिशियल पिक्चर बना देती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, और अगर आप कोई एडवाइस दे सके लोगों को, कि उनका अगर कोई बंदा हो और वो कहता है कि मुसलमान जो होते हैं छोटे से छोटे इख्तलाफ पे, कत्ल पे तैयार हो जाता है, फिर मैं देखता हूँ कि उनके जो कमेंट्स होते हैं, हमारे भाई आ जाते हैं मैं तुझे कत्ल कर दूंगा इस बात के लिए, ठीक है ना। तो वो ये जो बेटिंग होती है, ये जो एक सेल्फ सर्विंग के, हम इसके साथ कैसे हम इंटरेक्ट करें? जब कोई ऐसी बात करे तो हमारे रद्द मतलब क्या होगा कि वो कंफर्म ना करे उस बात। मैं आपको बताता हूँ, देखें, जब कोई यूरोप से आके पाकिस्तान में रहता है ना, तो सबसे पहले वो उसे डर लगता है, खौफ पैदा होता है। आप यूरोप में जाएं, आपको इमीडिएटली हर चीज़ ऑल राइट लगेगी। जब कोई पाकिस्तान में आता है उसको इमीडिएटली हर चीज़ अब नॉर्मल लगेगी। जब वो इस मुल्क में रहता है, इस माशरे में रहता है, फिर कहता है यार ये तो इतने अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े पीसफुल लोग हैं, फिर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड पे हमने डिमॉन्स्ट्रेशंस ऐसी लगा दी हैं जिसका मतलब ये कि मुस्लिम्स दे आर इनफ्लेक्सिबल, दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे आर नॉट अकोमोडेटिंग टू अदर कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, और मुसलमानों के अंदर अडॉप्शन और अडॉप्टेशन का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। हकीकत ये है कि इस्लामी तहजीब, मैं फिर उस तरफ जा रहा हूँ, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन ने दूसरी तहजीबों से अखज़ किया, यूनानियों से अखज़ किया, रूमियों से अखज़ किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया, फिर उसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद जब मुसलमान दुनिया पर अपनी सियादत करने में नाकाम रह गए तो उन्होंने उसको यूरोप के हैंड ओवर कर दिया। आप अगर मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देखें और उसमें से मुसलमानों का हिस्सा निकाल लें तो फिर ये तारीख नामुकम्मल रहती है। इस वक्त जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे परसेप्शंस, जैसे हम ये समझते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी बुरी है तो हर अमेरिकन बुरा है, और हम ये इग्नोर कर देते हैं कि अमेरिकन मीन्स बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ सेटल्ड हैं। इसी तरह जो वेस्ट के दूसरे माशरे, मसलन यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में अब सिर्फ क्रिश्चियन या जू ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट पूरे यूरोप में वहाँ क्रिश्चियन ट्रेडिशन भी हैं
वहाँ यूरोपियन यानी जूस ट्रेडिशन भी है और अब इस्लामिक ट्रेडिशन भी वहाँ है। और मुसलमान इस वक्त यूरोप के रहने वाले मुसलमान यहूदियों से ये सीख रहे हैं कि किस तरह we can accommodate ourselves in that society without compromising our identity। तो ये जो असल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये कि हमारे हिस्टोरिकली लाशऊर में कुछ गलत तस्वुरात या डिस्टॉर्टेड इमेजेस बने हुए हैं, उन इमेजेस को ख़त्म करके वहाँ सही इमेजेस बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। वापस आएंगे तो बिशप इरफान जमील साहब से भी सवाल करेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात हो रही थी इंटरफेथ हारमनी की। हमारे साथ बिशप इरफान जमील साहब भी मौजूद हैं। जी बिशप साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सर जनाब जी, अगर फसी भाई सवाल करें। जी, एक सवाल ये भी है कि आप क्या समझते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है जो और मज़ाहिब के लोग हैं, क्या वो जॉइंट इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट, कौन से सिस्टम से ऐसे एक बेहतर नतीजा निकाल के ले आएंगे जिसमें से इंटीग्रेशन हमारी बेहतर होगी? जी जी बिशप साहब, आपको सवाल सुनाई दिया फसी ज़का साहब ने जो किया था? जी जनाब, वो आपसे किया था सर कि जॉइंट इलेक्ट्रेट या कोई और इंतखाबी निज़ाम होना चाहिए जिससे शायद बेहतर जो अक़लियतों की कम्युनिटी है वो नुमाइंदगी कर सकें अपनी। अब ये इस सवाल पे भी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ ठीक जॉइंट इलेक्ट्रेट कहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ ये कहते हैं कि जी क्रिश्चियंस के अलहदा से भी इलेक्शन का हक होना चाहिए और जिस तरह पार्टीज़ करते हैं उनके साथ भी करने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी मेंबर पहुँचता है असम्बली में उसको अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पार्टी जो है ठीक है, उसकी सपोर्ट तो है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अपनी अपनी कौम के हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और काम भी करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी हो, जिस धारे में भी हो, उसको अपनी ज़ाती सोच से, ज़ाती मफाद से हट के कौमी सतह पे सोचने की ज़रूरत है। और जब हम अपने अपने बॉक्सेस में से बाहर निकलेंगे, कौमी सतह पे सबके लिए सोचेंगे, तो हालात कुछ फ़र्क होंगे। अच्छा बिशप साहब, ये जो आपने ये स्ट्रक्चरली सोचने की बात की थी, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें अपने फ़राइज़ की अदायगी में आज़ाद हैं? देखिए जी, काफ़ी हद तक तो आज़ाद हैं, लेकिन आपको पता है कि कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो किताब में लिखी होती हैं, लेकिन अमली तौर पे आप जाएं तो वो नहीं होती हैं। अब आज़ादी मज़हब की हर एक चीज़ बात है, लेकिन कभी कभी आप अगर आपने चर्च बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए भी मसले मसाइल आपको ज़रूर नज़र आते हैं। अभी जब सिलेबस की बात करते हैं, सबकी तरफ बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें वो नहीं आती, इसलिए उन चीज़ों की वजह से काफ़ी मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, एक और सवाल ये भी कि जो अक़लियतें हैं, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन एक कंबाइंड फोर्स के तौर पे कोई तरीका है उसका? बिकॉज हम देख लेते हैं कि एक क्रिश्चियन आवाज़ होगी, एक हिंदू कम्युनिटी की आवाज़ होगी, लेकिन जो एक लेवल में जो सारे कम्युनिटीज़ अपना जो कुछ प्रॉब्लम्स तो कॉमन है, तो क्या वो कोई इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन उनका होता है? देखिए जी, कंबाइन अभी तक ऐसी तो कोई सच चीज़ मैंने नहीं देखी जहाँ पर सारे जो नॉन मुस्लिम हैं वो इकट्ठे होकर करें, लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जो अपनी नौइयत में बेशक इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनकी जो जड़ है और उनके हल जो हैं वो एक ही जैसे। मिसाल के तौर पे आजकल जो बड़ा मसला आ रहा है वो है यूनियन काउंसिल में शादी का इंदराज करने के लिए। जब निकाहनामा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो कुछ यूनियंस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अगर नोटिफिकेशन भी है तो वो उसको वो एंटर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। और हम कहते हैं कि अगर नादरा वाले जो हैं वो मौत को
एंटर करते हैं, पैदाइश को एंटर करते हैं, तो फिर ये निकाह जो है इसको एंटर करने के लिए क्या प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से मेरा ख्याल है हिंदुओं के लिए भी है और जो दूसरे हैं उनके भी जो चीज़ें हैं। तो अगर यकजा फोरम तो बनेगा जो सबकी इज्तिमाई मसले मसाइल हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेपरेट मसले हैं जो सेपरेट हल होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, आपने ऑफ स्क्रीन एक पैगाम पाकिस्तान की बात की थी और एक मुश्तरका फतवा की भी बात की थी, उस पर अगर आप जी ज़रा करना चाहें। ये इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, ये इसमें वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया, वफ़ाक़ुल मदारिस शिया, राबततुल मदारिस पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के और बड़े बड़े दीनी मदारस जैसे दारुल उलूम कराची है, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ है, जामिया बनौरिया कराची, जामियातुल मुंतज़िर लाहौर, जामिया अशरफिया लाहौर, जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक, जामिया मोहम्मदिया इस्लामाबाद, जामिया फरीदिया इस्लामाबाद, इन तमाम जामियात के नाज़म और उनके जो सरबराह हैं उनको हमने इकट्ठा किया 26 मई को, और एक सेमिनार था पाकिस्तानी माशरे की तश्कील जदीद मीसाक मदीना की रोशनी में। उस सेमिनार की सदारत सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन ने की। उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर एक मुत्तफ़िका एलामिया और एक मुत्तफ़िका फतवा जारी किया। उसमें टेररिज़म, एक्सट्रीमिज़म और हेट्रेड जैसी चीज़ों को इफ्स एंड बट्स के बग़ैर एड्रेस किया गया, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी। और उसमें ये तफ़िका फतवा जो है उसके साथ ही ये तय किया गया कि एक स्टेट डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पैगाम पाकिस्तान के नाम से बनाया जाएगा, जो जिसको हमने उस वक्त सर्कुलेट कर दिया, फिर उनकी ओपिनियंस उसके ऊपर ली। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार है और जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में 2-3 चीज़ें जो हमारी आज की गुफ्तगू से के हवाले से, डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त बहुत, मैं सिर्फ इसमें ये कह देना एक चीज़ में बताइए ना, उसमें यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले पाबंद आइन व कानून तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को जानो माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की सहूलतों से फ़ायदा उठाने के वही तमाम शहरी हकूक़ हासिल हैं जो पाबंद आइन व कानून मुसलमानों को हासिल हैं। नीज़ ये कि पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को अपनी इबादत गाहों में और अपने त्योहारों के मौका पर अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने और अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा हक हासिल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम दीनी वफाक और उनके सरबराह कह रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हाईलाइट करने की अहम है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि इसको हाईलाइट कर सके, और ये भी कि इतने डाइवर्स अदारे इस तरह एक ही सफ़े पे खड़े हो सके। उम्मीद यही है कि इसके तामीरी असरात होंगे और इसी मुबाहिसे पे वो असरात होंगे। फसी भाई, लास्ट वर्ड। बस यही दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो और पाकिस्तान जो एक इंटीग्रेटेड मुल्क हो जिसमें हर आदमी के जो भी उसके ओरिजिन है, सोशल क्लास, दीन हो, वो इक्वल चांस और अपने मज़हब के फ़राइज़ की अदायगी आज़ादी से कर सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ा को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।